हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस में जो दोस्तों जीके जीएस का प्रश्न है, ठीक है ना, जीके जीएस के 25 प्रश्न आएंगे और उतने ही प्रश्न आपके कहाँ से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे, यानी कि 50 प्रश्न और 50 इंटू 3 यानी कि इक्वल टू 150। दोस्तों, इतने ही मार्क्स में आपका चयन होगा, आप लोग को पता ही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो जीके जीएस का 25 प्रश्न इंटू 3 यानी कि 75 मार्क्स की तैयारी है, उसका हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अभी हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर चल रहा है और उससे संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला ही प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न इसमें क्या है, रुकिए कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूं, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। दोस्तों, यहां पर मोलस्का संघ की बात चल रही है। ऑप्शन है आपके डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, राजकरकट एंड ऑक्टोपस। दोस्तों, मोलस्का संघ का मतलब क्या होता है कि जो थोड़े से नरम प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, नरम, कि उनकी जो त्वचा होती है वो नरम होती है। और दूसरी बात क्या है कि उनके अंदर की जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें संगठन है। तो जब आप लोग मोलस्का संघ के जीवों को पढ़ेंगे तो जैसे घेंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, उस तरीके से एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर पहले का आंसर क्या होगा, ऑक्टोपस होगा। ठीक है ना, तो मोलस्का संघ का जीव क्या है, ऑक्टोपस है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, यहां पर क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्राचीन समय से ही कोलकाता का जो बंदरगाह है उसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके मंगलोर, पोर्ट ब्लेयर, कोची और कोलकाता। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता। ठीक है ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को यहां पर जाना जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2020-21 में खेला गया जिसमें कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन ओलंपिक होता है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था और शीतकालीन कहाँ हुआ था, ठीक है ना, कौन सा टोक्यो में हुआ था, कौन सा बीजिंग में हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और सन 2020 का जो ओलंपिक था वह दोस्तों कोविड की वजह से सन 2021 में पोस्टपोन्ड हो गया। तो उसमें भारत की तरफ से जो गोल्डन बॉय रहे थे वो कौन थे, नीरज चोपड़ा। इसके साथ दोस्तों आपसे पूछा है कि कांस्य पदक किसने जीता था, ठीक है ना। तो इसमें से पदक तो सभी ने जीता था, लेकिन दोस्तों कांस्य पदक पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन में, ठीक है ना। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। रवि दहिया ने कुश्ती में और मीराबाई जो चानू थी वो वेट लिफ्टिंग में उन्होंने पदक जीता था। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा, पीवी सिंधु ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। यह दोस्तों केमिस्ट्री का प्रश्न है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके सोडियम, लोहा, जस्ता और तांबा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम को हम लोग केरोसिन आयल में रखते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि केरोसिन आयल में किसको रखते हैं, ठीक है ना, केरोसिन आयल में किसको रखते हैं। दोस्तों, सोडियम हमारा इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कि यदि हम इसको सोडियम को यदि हम केरोसिन आयल में ना रखें तो यह एयर से क्या करेगा, रिएक्शन करके इसमें आग लग जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसलिए सोडियम को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन आयल में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम होगा। बात समझ में आई, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यह जान लीजिए कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह कौन से भाग में है। तो यह भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है। और दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वह कहाँ से लिए गए हैं, वह कहाँ से लिए गए हैं। तो यह दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं,
आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है ना, यह आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसका संविधान में लेने का मतलब क्या है, तो दोस्तों आर्थिक और सामाजिक समानता, आर्थिक और सामाजिक समानता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आज तक इसमें से आर्थिक और सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक समानता, कि लोगों के बीच में आर्थिक और सामाजिक समानता हो और कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के आधार पर नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं और यह आयरलैंड से लिया गया, ठीक है ना। और कौन कौन से आर्टिकल में है, और कौन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51, ठीक है ना। 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक अधिकार है और 36 से लेकर 51 तक आपका क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। तो इतना दोस्तों बातें आप लोग को याद रखनी है। और इसमें अब क्या पूछा है कि अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है। तो दोस्तों जब 36 से 51 के बीच में जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 में क्या वर्णित है कि राज्य जो है वह ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। और महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट यह अनुच्छेद है, ठीक है ना। महात्मा गांधी के सपनों का जो अनुच्छेद है दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी के सपनों का अनुच्छेद क्या रहा है, तो अनुच्छेद 40, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे कि जो राज्य की शक्ति है वह गांव के हाथ में हो, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोग देख लीजिए कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक निधि जो हमारा यहाँ पे सिद्धांत है यह भाग 4 में वर्णित है और यह आयरलैंड से लिया गया है। आर्थिक और सामाजिक समरसता या समानता इसका उद्देश्य है। तो प्रश्न नंबर 5वें का आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 40। अब बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सन 2011 में, जिसमें भारत ने जीता था श्रीलंका को हराकर, ठीक है ना। इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन है आपके हाथी, बाघ, शेर और घोड़ा। जो सन 2011 का आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है ना, जिसमें कि भारत विजयी हुआ था और उप विजेता कौन था? वह दोस्तों श्रीलंका था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मैच हुआ था, ठीक है ना। तो इसका जो शुभंकर था वह क्या था? हाथी था, ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिए। अब बात करते हैं 13वां राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप सन 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके करिश्मा यादव, प्रतिभा आर्य, सोनल मिंज, अलबेला रानी टोप्पो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सोनल मिंज। और अभी एक हॉकी का चैंपियनशिप हुआ है, वह कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न नंबर 7वें का आंसर क्या है? सोनल मिंज को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे दिल्ली नगर निगम जो कि एमसीडी है, संशोधन विधेयक सन 2022 लोकसभा में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसपे काफी विवाद भी हुआ था, आप लोगों ने काफी डिबेट देखा होगा। तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक सन 2022 लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है आपके गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, विधि और न्याय और रक्षा। तो दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा एमसीडी संशोधन विधेयक सन 2022 लोकसभा में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें परिवर्तन हो। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? इसका मतलब क्या है कि औरंगजेब के टाइम में बनाया गया या फिर औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया? बात समझ में आई? तो ऑप्शन है आपके मोती मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली और कुतुब मीनार दिल्ली। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एक को हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ताजमहल आगरा, इसको किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। आपको पता ही होगा कि इसको शाहजहां ने इसको बनवाया था, ठीक है ना, इसको शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम के याद में। इसके बाद दोस्तों जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसको भी शाहजहां ने ही बनवाया था। और जो दिल्ली का लाल किला है, इसको भी शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना, इसको भी शाहजहां ने बनवाया था, जो दिल्ली का लाल किला है। आप लोग खुद से आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछता है कि ताजमहल आगरा शाहजहां, जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां और दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां। कुतुब मीनार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी
और उसके ही शासन में आगे चलकर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। इतना आपको पता ही है ना कि कुतुब मीनार ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इल्तुतमिश आगे चलकर इसको कंप्लीट करवाया, जो कि गुलाम वंश का क्या था, फाउंडर मेंबर था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बाद बचा क्या? मोती मस्जिद, ठीक है ना। तो मोती मस्जिद औरंगजेब की टाइम की वास्तुकला का एक उदाहरण है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या है? मोती मस्जिद। आइए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल अंडर 17 यानी कि जो 17 साल से नीचे के लोग हैं, वर्ल्ड कप सन 2023 के विजेता कौन है? भारत, स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। प्रश्न है करंट अफेयर्स का। तो स्पेन जो है अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर स्पेन होगा। अब बात करते हैं भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को क्या कहा जाता है? दोस्तों पर डे हमारे प्रैक्टिस सेट में एक किसी न किसी की आत्मकथा हम पूछते ही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑटोबायोग्राफी जो है या फिर किसी की फेमस बुक, एक प्रश्न इससे आता ही आता है, ठीक है ना। तो देखते हैं। हंटिंग द हाईवे, शॉट्स फायर, फायरिंग पॉइंट और शॉट एट हिस्ट्री। दोस्तों निशानेबाज की ऑटोबायोग्राफी है। कुछ लोग डाउट क्या करेंगे कि अरे फायरिंग पॉइंट इसका सही आंसर हो सकता है, या फिर हंटिंग द हार्डवे इसका सही आंसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण जो गोल्डन मेडल विजेता है अभिनव बिंद्रा, इनकी जो बुक का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है ना। अ शॉट एट हिस्ट्री, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अ शॉट एट हिस्ट्री। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अब बात करते हैं 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? दोस्तों बाबर, ठीक है ना। बाबर कब भारत आया था? बाबर 1526 में भारत आया था, ठीक है ना, 1526 में। फिर इसने 4 फाइट लड़े, ठीक है। तो पहला फाइट इसने किससे लड़ा? इब्राहिम लोधी, ठीक है ना, इब्राहिम लोधी। इसको पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसने किससे लड़ा? राणा सांगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको खानवा का युद्ध बोलते हैं। और दोस्तों यह कब हुआ और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। यह कब हुआ था? 1526 में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसने मेदिनी राय, किसे? मेदिनी राय से युद्ध लड़ा। इसको क्या बोलते हैं? पहले लोधी से इसकी फाइट हुई, फिर राणा सांगा से हुई, फिर इसकी मेदिनी राय से हुई 1528 में, ठीक है ना। फिर दोस्तों इसने फिर घाघरा का युद्ध लड़ा, ठीक है ना। किससे? अफगानों से। अफगानों से लड़ा। यह कब लड़ा? 1529 में। आप लोग को सारा क्लियर हो गया। बाबर ने भारत में 4 फाइटें लड़े, चारों में यह विजयी रहा। 1530 में बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। पहला लोधी से 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर इसके बाद राणा सांगा से इसकी फाइट हुई 27 में, फिर मेदिनी राय से 28 में हुई, फिर अफगानों से 29 में हुई, ठीक है। तो दोस्तों राणा सांगा से जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, किसने? बाबर ने, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न क्या था? 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो आंसर क्या है आपका? बाबर, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, समुद्रगुप्त और कनिष्क। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह मौर्य वंश का शासक ही नहीं है, ठीक है ना। इसका जो फाउंडर थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं। समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश के हैं, ठीक है ना। कनिष्क जो हैं यह मौर्य वंश के हैं ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को जो यूनानी थे अमित्रघात कहते थे, ठीक है ना। फिर बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों 20 करोड़ से ऊपर जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य सन 2011 में था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। सर्वश्रेष्ठ फीफा
पुरुष खिलाड़ी सन 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के उससे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 15 क्या होगा? लियोन मेसी। यह दोस्तों कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था, और जिसमें अर्जेंटीना विजयी हुई थी फ्रांस को हराकर। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? शर्करा, करक्यूमिन, क्लोरोफिल या फिर लैक्टिन? इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? ऑप्शन है आपके प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अकाली दल या फिर आर्य समाज। चारों समाज को आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन इसमें से मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब बात करते हैं निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और राजस्थान। तो दोस्तों केरल जो है उसमें निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? यदि दोस्तों राज्य जो विधानसभा भंग ना हो तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि ये भंग हो गया तो ये कभी भी भंग हो सकता है, यदि भंग नहीं हुआ तो 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है। भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। भूपेन हजारिका सेतु या फिर सिसेरी नदी सेतु, एड्स सेतु या फिर महात्मा गांधी सेतु। ठीक है ना, तो एड्स सेतु। ठीक है ना, इसका एक नाम और है, आप लोग बताइएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी, गदर पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर साइमन कमीशन। दोस्तों जो भारत के बाहर एक क्रांतिकारी संगठन बना था जिसका उद्देश्य था कि भारत को आजाद दिलाना, उसका नाम क्या था? गदर पार्टी। ठीक है। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? मतलब कुछ से पहले जितने भी जीवन बीमा कंपनियां थी उन सभी के जो एसेट थे उसको गवर्नमेंट ने खरीद के उसको सरकारी संगठन बना दिया था। ऑप्शन आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, साधारण बीमा निगम या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम। आज इसको LIC के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, इसको गवर्नमेंट ने क्या किया था दोस्तों? जितनी भी जीवन बीमा कंपनी थी सबको मर्ज करके 1956 में, यानी कि उनको पैसा देकर उनको खरीद कर एक सरकारी कंपनी बना दिया गया था। आज हम इसको LIC के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? यानी कि जो सबसे पहले गाया गया था, इसको फेमस करने में कौन से सिंगर थे कि जिनकी आवाज़ के लोग आज भी दीवाने हैं? ऐ मेरे वतन के लोगों। श्रेया घोषाल, आशा भोसले, अरिजीत सिंह। दोनों ये दोनों तभी बच्चे हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों बहन हैं। अभी हाल ही में इनकी मौत हुई। ठीक है ना, तो दोस्तों लता मंगेशकर के द्वारा ही ऐ मेरे वतन के लोगों जो है इसको सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं मोना एक ऐसे, यह दोस्तों नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है, महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो डेफिनेटली इसका क्या आंसर होगा? अटलांटिक महासागर। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत और आर्कटिक। तो जो उत्तरी अमेरिका को अपना यूरोप से अलग करती है कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। आइए अब लास्ट प्रश्न पे आते हैं। पंथी नृत्य। दोस्तों पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल। तो पंथी जो दोस्तों नृत्य है वह छत्तीसगढ़ का एक फेमस क्या है? नृत्य है। तो आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 25 तक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आशा करते हैं कि आपको ऐसे प्रश्न देखकर समझ में आता होगा कि किस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।